11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं। नंबर 1 एमसीक्यू है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड अडॉप्टेड डैश सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कम्युनिज्म? क्या लगता है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। सोशलिज्म तो रशिया का है, कैपिटलिज्म देखा जाए तो अमेरिका का है, कम्युनिज्म तानाशाह जो बोलते हैं ना, नॉर्थ कोरिया बोल सकते हैं। बट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है कि कुछ गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगा, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी डिसाइड करेंगे और साथ में भी कुछ कर सकते हैं। सेकंड, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रूव्ड फॉरेन टेक्नोलॉजी इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो एंटरप्राइजेस और हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। क्या लगता है? एक बात बताता हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री में फॉरेन टेक्नोलॉजी आ गए तो इंडियन लोग बर्बाद हो जाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी लगभग इंडिया बर्बाद हो जाएंगे। माइक्रो एंटरप्राइज तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये तीनों छोटे पैमाने पे है। हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऑटोमोबाइल है, डिफेंस है, ये सब जगह मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, समझ में आ रहा है? रेलवे मैन्युफैक्चरिंग या वैसे टाइप के प्रियोरिटी जिसका कीमत भी ज्यादा है। ये कॉटेज इंडस्ट्री ये सब लाएंगे तो छोटे छोटे प्लेयर्स तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज व्हाट? हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, ये तुम्हारा फेवरेट, असर्शन एंड रीजनिंग, इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड बाकी ले लेते चलो। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3, 5, 7 क्या 2? एट प्रेजेंट बोल रहे हैं, इतने ज्यादा? तुम पब्लिक सेक्टर के लिए इतने ज्यादा रिजर्व करोगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? 2 एकदम लिमिटेड, एटॉमिक और मे बी डिफेंस, या वो तो पब्लिक सेक्टर डिफेंस भी नहीं रहा, ठीक है ना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये सब आएगा, एक हाथ दो है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। assertion and reasoning questions. Delicensing of industries was an important step taken under liberalization. ये assertion number A. Reasoning R. Unwanted controls and restrictions led to economic stagnation prior to 91. समझ में आया? इंडस्ट्रीज को डीलाइसेंस किया, वो लिबरलाइजेशन was an important step. Unwanted control and restriction led to economic stagnation prior to 91. A is true but R is false. A is false, R is true. A and R both are true and R is the correct explanation of A. A and both are true but R is not the correct explanation of A. C क्या बोल रहे हो? अभी सोचो क्या लग रहा है। डी लाइसेंसिंग का ये नतीजा नहीं है, ठीक है ना। अनवांटेड कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन से, इकोनॉमिक कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन से मानते हैं कि स्टैग्नेशन हुआ, ठीक है। डी लाइसेंस, दोनों का एक्चुअली फर्क समझो। कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए था, ठीक है। डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्या है? डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे दोनों एक्चुअली डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों डी इज द करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं। ये जो डी लाइसेंसिंग ऑफ इन इंडस्ट्रीज है वो पब्लिक से जो तुमको आसानी से शुरुआत कर सको, और ये एग्जिस्टिंग कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये पूरे तरीके से नहीं है, ठीक है। दोनों एक्चुअली इंटरप्रिटेशन अलग है। कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्टिंग में था, नए के लिए डी लाइसेंसिंग होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 1 का डी। 2, in 1991 India faced an acute shortage of foreign exchange reserves. Import quotas and tariffs led to an increase in imports. क्या लगता है? एक बात बताता हूं, ए डू यू एग्री ट्रू है? 1991 में शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सो डू यू एग्री ए इज ट्रू?
बी ये गलत है। सो व्हाट आई विल डू इज, देखो इसको मैं एक तरीके से बताता हूं। ये तो गलत है, ठीक है, बी गलत है। अभी इंपोर्ट कोटा और टैरिफ तुम लगाओगे, टैरिफ मतलब टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो क्या इंपोर्ट बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो ये फॉल्स है, सीधी बात है, बराबर है। और ये जो है, ये जो नीचे का है वो ट्रू है। सो ये पॉसिबिलिटी है राइट होना। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सवाल ही नहीं उठता। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। कैसे? ए ट्रू है, अपने पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था। इंपोर्ट कोटा और टैरिफ से तो इंपोर्ट कम होता है, लोग इंक्रीज की बात कर रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है तुमको? 3, assertion, post liberalization the sale of domestic goods has increased। लिबरलाइजेशन के पास डोमेस्टिक गुड्स का सेल बढ़ा है, ट्रू दिखता है ये, ठीक है। द डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स हैज इंक्रीज ड्यू टू लिबरल पॉलिसी। एक बात बताओ, ये जो आ, ये लिबरलाइजेशन की बात है, ये इंपोर्टेड गुड्स ग्लोबलाइजेशन की बात है। नहीं, इंपोर्टेड गुड्स बढ़ा है लिबरल पॉलिसी से, ठीक है, लिबरल पॉलिसी है तो ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्टेड गुड्स बढ़ा है। अब वापस से रीड करके बताओ क्या लगता है तुमको। ए ट्रू है, लिबरलाइजेशन के बाद डोमेस्टिक गुड्स बढ़ा है, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इंपोर्टेड गुड्स भी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन में मुझे पेन बनाना है तो मैं इंपोर्ट करूंगा, वो ग्लोबलाइजेशन का कारण है, लेकिन लिबरलाइजेशन में मुझे अलाउड किया जा रहा है। लेकिन इसका डोमेस्टिक गुड्स के साथ कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर इज डी। दोनों अपनी जगह पे ट्रू है। Fourth, due to globalization, a country cannot achieve self-sufficiency in food production. Globalization has created a revolution in IT sector. अब तुम डिसाइड करो क्या लगता है। एक बात सही है, ग्लोबलाइजेशन से सेल्फ सफिशिएंसी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पाम ऑयल है ना, अपन इंडोनेशिया मलेशिया से मंगाते हैं, अपन ने खुद ने, अपन करते नहीं है। डायमंड्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम है ना, वो सब बाहर से आता है। और ग्लोबलाइजेशन से अपने आईटी सेक्टर में इसलिए रेवोल्यूशन आया है कि आज 80% बैंक्स इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फिनेकल, वो यूज करते हैं। वर्ल्ड के बैंक्स की बात कर, कोविड के जो वैक्सीन इंडिया ने बनाया था ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कितने देशों को बेचा था इंडिया ने? 150 कंट्रीज। सो दोनों अपने जगह सही है, लेकिन एक फूड की बात करता है, एक आईटी की बात करता है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। लॉजिक समझा तुमको? नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक बात बताता हूं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक वर्ड, तुम्हारे घर पे एलपीजी आता है? एलपीजी फेमस है, ठीक है। सो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? ऑड वन। कम टू सेकंड, industries requiring compulsory licensing, defense equipment, agro-based industries, cigarettes, industrial explosives। सोचो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग में डिफेंस पर आ जाएगा क्योंकि वो देश के विरुद्ध काम हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगरेट्स में बहुत सारा फ्रॉड होता है। एग्रो बेस्ड में कंपल्सरी लाइसेंस की नहीं है, तो घरगुती पापड़ अचार कोई भी खोल सकता है ना, सो एग्रो बेस्ड लाइसेंस। नवरत्न स्टेटस कंपनीज, एसपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, एसपीसीएल। फोर्थ, लिबरलाइजेशन डेल्ट विद द फॉलोइंग: एमआरटीपी, फेरा, सेबी, एनटीपीसी। ठीक है, तो एनटीपीसी कंपनी है, बाकी एक्ट्स और ये सब है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। Vehicles manufactured by various automobile companies are now available in India. Hmm?
ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर यू कैन कॉल इट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से तुम आराम से इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट इक्विटी इन सम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। उसका कंसेप्ट डिस इंस्टॉलमेंट नहीं होता, डिस इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट किसके अंडर आता है? नहीं, किसके अंडर आता है? प्राइवेटाइजेशन के अंडर आता है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर एनकरेज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। एक प्रकार का ये लिबरलाइजेशन का रूप है और ग्लोबलाइजेशन का भी रूप है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर एनकरेज्ड ऑन लार्ज स्केल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, लिबरलाइजेशन बोल सकते हो। ग्लोबलाइजेशन भी दोनों जगह पे अपनी जगह पे करेक्ट है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है तो एक प्रकार का लिबरलाइजेशन कर दिया है। एग्री और डिसएग्री? लिबरलाइजेशन हैज परमिटेड द यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। फॉरेन, लेकिन लिबरलाइजेशन में तुमने फ्रीडम दिया है तो तुम फॉरेन टेक्नोलॉजी भी बाहर से, तो एग्री बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि एलपीजी का ही ये रूप है तो चल जाएगा। ये फ्रीडम दिया है कंपनीज को, तुम इंपोर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट हैज गिवन प्राइवेट एंटरप्राइजेस फ्री एक्सेस टू द पब्लिक सेक्टर। क्या बोलोगे? फ्री एक्सेस टू, एक्सेप्ट टू, बाकी जगह फ्री एक्सेस है लेकिन हर जगह नहीं है। गवर्नमेंट हैज मोनोपोली इन इंश्योरेंस सेक्टर। डिसएग्री। पहले था, अभी नहीं है। डिसएग्री क्यों? क्योंकि नो लॉन्गर। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड वाज डन टू रिमूव पॉवर्टी। लेबर को जॉब के लिए किया था ना, जो बेरोजगार हो गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अमंग नवरत्नस। एग्री, नवरत्न है भाई आईओसी। अभी ये कॉम्प्रिहेंशन दिया है जैसे इंग्लिश में आता है। इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री is one of the fastest growing segments of the dairy and food processing sector. India has a low per capita consumption of 400 ml. एक आदमी एक साल में, अच्छा इन लोगों ने एक चीज नहीं बोला, मैं बोलता हूँ। इंडिया का आइसक्रीम इंडस्ट्री कितने का है? 5,000 करोड़ का है। ठीक है, एक आदमी 400 ml का आइसक्रीम खाता है साल में। अमेरिका में 22,000 ml। ये सच बात है। आप कैडबरी भी लोगे तो यही डिफरेंस आएगा, मतलब 50 गुना ज्यादा आइसक्रीम वहां पे खाते हैं। एंड इन चाइना 3,000 ml। द पर कैपिटा, और अमेरिका में इतनी ठंड होने के बावजूद द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इज लो इन इंडिया बिकॉज इट इज अ कंट्री फिल्ड विद ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ मोर देन 100 वेराइटीज। लेकिन एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, लोग स्वीट से शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स चॉकलेट। दिवाली में देखो चॉकलेट ज्यादा सेल होते हैं, स्वीट्स का थोड़ा कम हो रहा है। In developed countries, people have either pastries or ice cream for dessert. In an era of globalization, the mindset of the people is fast changing. ये होना ही है। मैग्नम सुना है? मैग्नम आइसक्रीम लेकर तो आए, बट इट इज कॉस्टिंग हाउ मच? 80 रुपए के ऊपर की आइसक्रीम है। आम 80, 90, 100, 120, अभी तो 80 का तो होगा भी नहीं कोई। इतना महंगा कौन खरीदेगा? तो मैग्नम को compete करने के लिए अमूल ने एक लॉन्च किया था, अमूल एपिक, विच वॉज 40-45। लेकिन 40-45 भी महंगा है। तो अमूल का 10 रुपए का छोटा आता है ना, चोकोबार, वो सब जोरों में चलता है। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है? लेकिन 80 रुपीज का, मैंने एक बार होकी पोकी करके एक आइसक्रीम है दुकान में, मसाला टेस्ट कर अच्छा है, वो ऐसे बार करवाते ना, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने लिया 250 का एक छोटा डब्बा। बट 250 रुपए में जितना ml था उससे 4 गुना अमूल का आया होता। बट वो टेस्टी वर्ल्ड क्लास था, इसमें कोई दो राय नहीं। सो 250 रुपए का एक बार ही लिया था भाई, बाद में फिर वो नासिक से ही बंद हो गया। कौन खरीदेगा इतना लग्जरियस आइसक्रीम? मैंने वर्ल्ड
मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट आइसक्रीम वो ईरान में करते ना, गोल गोल, टर्की साइड वो गोल गोल, वो खाया था दुबई में। इट कॉस्टेड मी 20 दिरहम्स। वो स्कूप का 400 रुपया लगा था मुझे। बट मैंने जब खाया तो मैंने क्या अनुभव किया मैं बताता हूँ। वो ऊंट के दूध का था। आप जब खाते हो ना, जैसे पिघलता है ना, मैंने जिंदगी में उससे अच्छी आइसक्रीम नहीं खाई। मेरे लाइफ का आज तक का वो सबसे बेस्ट आइसक्रीम था। जैसे आप स्विट्जरलैंड बेल्जियम वाले कैसे चॉकलेट बनाते हैं कि मुंह में जब कैडबरी डाला ना वो सेट टेम्परेचर में पिघलता है, ये सब वो लोग केयर लेते हैं टेम्परेचर वाइज। तो वो आइसक्रीम वैसा ही था। उस मेरे को खाते समय एक ख्याल है, सिल्क पता है ना, सिल्क, नॉट द कैडबरी सिल्क, जो सिल्क पे हाथ फेराते हैं ना कपड़ा, वो ऐसे जाके स्मूथली जा रहा है। 400 रुपये लेंगे तो भाई स्मूथ फिर लेंगे ना। इंडिया में 400 रुपये में आपके उससे 50 गुना अमूल के फैमिली पैक आता है, ठीक है। लेकिन अमूल के भी बहुत गजब आइसक्रीम रहता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव सेट अप अ नंबर ऑफ आइसक्रीम पार्लर्स, ठीक है। बिसाइड दिस देयर आर बेटर डिलीवरी सिस्टम्स। द आइसक्रीम सेक्टर हैज ग्रेट पोटेंशियल। लेकिन जीएसटी कितना लगता है? 18%, वाइल बटर इनको 12% लगता है। आइसक्रीम इंडस्ट्री हैज जनरेटेड 1.5 बिलियन 2016-17 में, 15 लाख लोग को नौकरी मिलता है। सो आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर लो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इन इंडिया। अब इसका आंसर तुमको यहां से मिलेगा। कहां से? यहां से। ये समझ में है कैसे तुमको ट्रैक करना है इसको? फर्स्ट का आंसर, बिकॉज भारत में मिठाई लोग खाते थे, लेकिन मिठाई का क्रेज थोड़ा, मुझे लेकिन बहुत पसंद है रसगुल्ला। कोलकाता का मिठाई खाया है, सौंदेश? अरे बहुत गजब रहता है, बहुत मजा आता है। हाँ, काजू कतली, लेकिन बहुत महंगा आता है, हजार हजार रुपए किलो। किसको अफोर्ड होगा काजू कतली? सो उसका क्रेज फिर अमूल आजकल बेचता है, राइट। लेकिन यंगस्टर्स को बोला काजू कतली का कैडबरी, आई विल हैव सिल्क, बराबर था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री। इन ग्लोबलाइजेशन माइंडसेट ऑफ द पीपल बदल रहा है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या इसका करेक्ट आंसर है? ये यहां से यहां तक तुम बोल सकते हो, क्योंकि जो गांव में ना, भारत में जैसे 6 लाख गांव है, और पिछले साल तक तो 18,000 गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो अभी अभी आ गया है। तो अभी ऐसे फ्रिज, सोलर पावर्ड फ्रिज जिसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो आइसक्रीम का क्रेज तो बढ़ना ही है। डिलीवरी सिस्टम और अच्छे हो गए, अभी मिलता है, ठीक है ना आइसक्रीम। पहले हर आइसक्रीम नहीं मिलता था। कोका कोला भी जब लॉन्च रीलॉन्च हुआ इंडिया में 91 के बाद में, नासिक में आने को कुछ साल लगे। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई पहले उधर आया था। तीसरा, फाइंड आउट द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ आइसक्रीम इन इंडिया। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। अभी खाना खाने का, हमारे टाइम में फैमिली सब इकट्ठा रहे ना, लोग बोलते थे खाना खाए, चलो अभी पान खाने जाते हैं। अभी पान के बजाय लेट अस गो टू डेरिडॉन, आइसक्रीम खाते हैं। या हाँ, कुल्फी तो अभी भी चलता है। फ्रूट, आयुर्वेदा, अपना देश आयुर्वेदा का गढ़ है। रात को, मेरा जो रिलेटिव्स आयुर्वेदा में, रात को सिर्फ एक ही फ्रूट रिकमेंडेड है, पपैया, पपीता। उसके अलावा रात को आफ्टर सनसेट यू शुड नॉट ईट एनी फ्रूट्स। उसमें भी आयुर्वेदा बोलता है कि खाने से पहले 1 घंटे पहले यू मस्ट ईट फ्रूट्स, लोग खाने के बाद। सो फ्रूट्स आयुर्वेदा मना करता है, और बहुत लोग आयुर्वेदा फॉलो करते हैं। सो फ्रूट्स का रात को इतना रेलेवेंस नहीं है। हाँ, नेचुरल्स करके एक है, इफ तुम गए होंगे नेचुरल्स में, तो वो बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो नेचुरली फ्रूट। लेकिन मुझे दिक्कत हुआ था, फिर मुझे ख्याल में आया फ्रूट बेस्ड आइसक्रीम है, तो रात को यू कैन नॉट ऐसे। बट
कोकोनट बहुत अच्छे अच्छे उनके हाँ मैंने शायद वही खाया था। सो आइसक्रीम इंडस्ट्री तो बढ़ रहा है, क्योंकि पान वान का तो सवाल अभी दिखता है मुझे। मैं से बहुत साल पहले मैंने कलकत्ता मसाला, ऑफ कोर्स वो नॉन गुटखा वाला रहता है, लेकिन मुझे मुझे काफी साल हो गए शायद पान खा के। एक बार ट्राई करेंगे ना। लेकिन सर हम तंबाकू भी मिलाएंगे फिर देखना। तंबाकू भी डालते ना कुछ लोग, क्या नहीं डालते? मेरे को मैं तो पहले ही बोलता हूँ भाई, तंबाकू को गुटखा वुटखा मत डाल, नॉर्मल नॉर्मल डालना। एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द implications ऑफ हायर जीएसटी ऑन आइसक्रीम इंडस्ट्री इन इंडिया। एक बात बताता हूँ, अपने चॉकलेट इंडस्ट्री में 28% जीएसटी था। तो लोगों ने गवर्नमेंट को बोला ये बहुत ज्यादा है, इससे चॉकलेट इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत हो रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने माना उनकी बात, चॉकलेट्स आर नाउ टैक्स्ड एट 18% जीएसटी। और आइसक्रीम का जीएसटी कितना रेट है मैं अभी ऑनलाइन देख के तुरंत बताता हूँ। आइसक्रीम आइसक्रीम जीएसटी रेट क्या चल रहा है वो आपको मैं लाइव बता दूं। इन इंडिया 18% है। अब गवर्नमेंट का दिक्कत यह है कि आइसक्रीम इज नॉट अ नेसेसरी टाइप ऑफ थिंग, इट्स अ सेमी लग्जरी टाइप ऑफ थिंग, इसलिए उसको 18% है। आ रहा है समझ में? टू मेक इट 12% गवर्नमेंट को आपको कन्विंस करना होगा कि वो नेसेसरी में, सिंस गवर्नमेंट के लिए वो, हाँ चावल ये सब में नहीं लगता जी, प्याज में जीएसटी नहीं लगता, नेसेसरी है ना, अल्ट्रा नेसेसरी है, तो वहां पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाता है। तो 18% का जो 12% की बात कर रहे हैं, बटर और चीज, बटर और चीज में पौष्टिक तत्व है, लॉजिक समझ में आ रहा है, फैट्स है जो इंडिया को जरूरत है, तो वो 12% बराबर है। लेकिन मुझे लगता है आइसक्रीम 18% इज ऑल राइट, क्योंकि अभी भी वो नेसेसरी में नहीं आता लग्जरी, और लग्जरियस गुड्स आर टैक्स 18%, और एक सिन गुड्स आता है जो अल्ट्रा लग्जरी है ना, वो 28% प्लस में चला जाता है। सो इस प्रकार से ये केस स्टडी था, समझ में आया? तो यहाँ पे एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द इम्प्लीकेशन। तो हायर जीएसटी है, तुम बोल सकते हो लग्जरी गुड्स है इसलिए, नेसेसरी नहीं, नेसेसरी होता है तो कम लगाया हो। तो यहाँ पे फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर अपना खत्म होता है।